हेलो बच्चों, अपन पढ़ते हैं साइंस। साइंस का एक चैप्टर, साइंस में अपन बायो का चैप्टर लेते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है, प्लस ये 10th और 11th में भी बायो का चैप्टर है। तो पहले अपन एक बायो का चैप्टर लेते हैं। उसमें से पहला है जो आज अपन पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में अपन देखते हैं पहले कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले अपन लेते कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें अपन लेते हैं उसमें पहली एक तो आएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए साथ आएगा प्रोटीन और एक आएगा फैट। ये तीन चीज़ तो मेजरली फूड में होता है। एक दो चीज़ और होती है, एक तो विटामिन और एक होता है मिनरल्स। ये भी दो एसेंशियल चीज़ें हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ खाने में जो मेजरली ज़रूरी होती हैं वो कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और एक है विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, इनके साथ अपन देखते हैं कि जैसे ये माउथ से अपन इनटेक करेंगे भोजन, और ये इनटेक करने के बाद में जैसे माउथ में होगा क्या, तो दो तरीके से इसका डाइजेशन माउथ में होगा। एक तो होगा फिजिकली, ठीक है, और एक होगा केमिकली। ठीक है, तो जो फिजिकली होगा वो होता है टीथ वगैरह की सहायता से, और जो केमिकली होगा वो होगा एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, दो चीज ये हो गया। पहले तो मेजरली फूड में जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं अपन खाते हैं उनमें से क्या क्या आती है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसके साथ मिनरल्स भी आता है और विटामिन भी आता है। फिर ये जैसे माउथ में जाएगा, ये दो तरीके से इसका डाइजेशन होगा, एक फिजिकली एक केमिकली। तो फिजिकली होगा दांत की सहायता से भी होगा और लार की सहायता से भी होगा, प्लस एंजाइम्स होंगे जो लार में पाए जाते हैं। तो इससे कैसे डाइजेशन होता है माउथ से, फिर आगे कैसे जाता है, ये वाली सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो देखो, तीन चीज ये इंपॉर्टेंट है। ये फिर ये माउथ में दो तरीके से क्वेश्चन ये बन सकता है कि माउथ में कैसे कैसे डाइजेशन होता है। तो दो तरीके से होता है, एक फिजिकली और एक केमिकली। फिजिकली ये और केमिकली इसकी हेल्प से हो जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे माउथ आ गया, तो माउथ में कौन कौन सी चीज होती है? माउथ में होती है, एक तो होती है टंग, जिह्वा। फिर एक होते हैं टीथ, दांत, और एक होता है लार, सलाइवा। ठीक है, ये तीन चीज आते हैं इसमें मेजर। इतनी चीजों में अपन को पढ़ना है। जैसे जिह्वा होती है या जीभ है, ये क्या करती है? ये एक पहली बात तो ये कि ये कार्टिलेजिनस होती है। एक तो बोन्स होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं। तो इसमें मसल्स, ये मस्कुलर पार्ट है, और इसमें कार्टिलेजेस में नहीं, आप इसको मस्कुलर मान सकते हो। और इसमें क्या नहीं होती, कोई भी इसमें बोन नहीं होती, बोन इसमें नहीं होती। ठीक है, मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, और जो जिह्वा होती है वो नीचे से, जहाँ से ये जुड़ी हुई रहती है नीचे वाले तालू से, उसको जो जुड़ी हुई जहाँ से रहती है उसको बोलते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको कहते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, तो जिह्वा से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो इसमें बोन नहीं होती, मस्कुलर पार्ट होता है, और जहाँ से ये नीचे से जुड़ी हुई होती है उसको अपन क्या कहेंगे? फ्रेनुलम कहेंगे। फिर आते हैं दांत। तो दांतों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसको हटा देते हैं। दांत से रिलेटेड तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, दांत होते हैं जबड़ों में धसे हुए रहते हैं, जबड़ों में धसे हुए होने की वजह से इसको कहते हैं ठेकोडोंट। ठीक है, ठेकोडोंट कहेंगे। इनकी अपन तीन विशेषता भी मान सकते हैं। जबड़ों में धसे होने की वजह से इनको कहेंगे ठेकोडोंट। दो बार दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत आते हैं, तो इनको अपन कहेंगे डाइफाइडोंट। ठीक है, और एक होते हैं कि दांत, अपने दांत होते हैं चार प्रकार के, चार प्रकार के दांत होने से इनको कहते हैं हेटेरोडोंट।
ठीक है। देखो, दांतों की अपनी 3 विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि वो मसूड़ों में धसे हुए रहते हैं, मसूड़ों में धसे होने की वजह से अपन इनको कहते हैं थेकोडोंट। दूसरा होते हैं कि ये जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए अपन इनको कहते हैं डायफाइडोंट। तीसरा ये कि ये 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हेटेरोडेंट। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं इनके? चारों प्रकारों में अपन देखते हैं, एक होता है इंसाइजर, एक होता है केनाइन, एक प्रीमोलर और एक होता है मोलर। इसको आई, सी, पीएम और एम ऐसे याद रखना है, आई, सी, पीएम और एम। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत हो गए। इन चारों प्रकार के दांतों में से इनका जो डेंटल फॉर्मूला आता है, जैसे 18 साल से पहले जो डेंटल फॉर्मूला आता है वयस्क अवस्था में, या 14 साल से लेके, तो इसको कहते हैं 21-22, 21-22। ठीक है, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है। पहले जो 2 हैं वो कौन से हैं? देखो, सबसे पहले तो इसको ये देखना है कि ये अरेंजमेंट है कैसा। जैसे ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है, तो ऊपर वाले जबड़े के आधे और ऊपर वाले जबड़े के आधे ये हैं, और ऊपर वाले इस नीचे वाले जबड़े के आधे ये हैं, फिर इस ऊपर वाले जबड़े के आधे ये हैं, और नीचे वाले जबड़े के आधे ये हैं। तो देखो, इधर वाले में टोटल दांतों की संख्या कितनी है? अगर अपन जब अक्ल दाढ़ आने से पहले की कंडीशन देखते हैं तो क्या होगा, इंसाइजर ये है, फिर ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। ठीक है, तो इसमें कितने दांत हो गए टोटल? 2, 2, 4, 6 और एक 7। इसमें 7 हो गए, इसमें 7 हो गए, इसमें 7 हो गए, इसमें 7 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 28। फिर अपन देखते हैं कि अक्ल दाढ़ आने के बाद में, तो अक्ल दाढ़ आने के बाद में कौन से दांतों की संख्या बढ़ती है? मोलर की संख्या बढ़ती है। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 21-23, 21-23। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंसाइजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो इसमें दांतों की संख्या चेंज कहाँ हुई है? मोलर में हुई है। तो इसमें दांतों की संख्या कितने से बढ़ी है? आधे में 1 से बढ़ी है, फिर आधे में 1 से, फिर नीचे वाले आधे में 1 से, और इधर वाले 1 में। तो टोटल कितने से बढ़ी है? 4 से। ये देखो, 2, 1, 3, 3, 3, 6 और 2, 8। तो इसमें 8 हो गए, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8, और टोटल कितने हो गए? 32। समझ में आ रहा है? दांतों में अपन ने क्या पढ़ना है? दांतों का 3 इनकी विशेषताएं होती है, थेकोडोंट, डायफाइडोंट और हेटेरोडोंट। थेकोडोंट जबड़े में धसे होने के कारण, डायफाइडोंट 2 बार आने के कारण, हेटेरोडोंट 4 प्रकार के होने के कारण। 4 प्रकार के कौन से होते हैं? आई, सी, पीएम, एम, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इनकी व्यवस्था होती कैसे है? ऊपर वाले आधे जबड़े, फिर ऊपर वाला आधा, फिर नीचे वाला आधा और ये। ठीक है, तो पहले होते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 7, 7, 7, 7 करके हो गए 28। और फिर जो चेंज होती है वो किस में चेंज होती है? मोलर में चेंज होती है। ठीक है, और ये जीवन के 3, जैसे और भी छोटा बच्चा होगा तो उसका होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वहां पे जो चेंज होगा वो किस में होगा? प्रीमोलर में चेंज होगा। यहाँ पे दांतों की संख्या कितनी होगी? 5। देखो, पहले होती है ये 5, 5, 5, 5, तो ये कितनी होगी? 20, फिर 20 से 28 और फिर 28 से 32। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो चेंज होगा वो किस में होगा? मोलर में, और यहाँ प्रीमोलर में, और यहाँ से यहाँ जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा? मोलर में। ठीक है, एक और होता है, ज़्यादातर दांतों का फॉर्मूला पूछा जाता है, विशेषता पूछी जाती है, दांतों के 4 प्रकार पूछे जाते हैं, और उसके बाद में पूछा जाता है कि दांतों में जो सबसे कठोर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो दांतों का भी और बॉडी का भी जो सबसे कठोर पार्ट होता है उसको कहते हैं इनेमल। ठीक है, तो जो सबसे कठोर पार्ट होता है उसको कहेंगे, ये ध्यान में रख लेना, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इनेमल होता है। जो वाइट होता है, वाइट पार्ट होता है दांतों का, वही होता है। ठीक है, और ये कैल्शियम से मिलके बना होता है, ये वाली चीज होगी। फिर अपन दांत कंप्लीट है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सलाइवा। सलाइवा, और इसी को क्या कहते हैं? लार। ठीक है, अब लार में क्या होता है? लार में एक तो एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट
30% जो सबसे पहले जो डाइजेशन, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सबसे पहले डाइजेशन किसका स्टार्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में, तो सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा, और जो एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है, और ये जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसके बाद में अपन कहेंगे कि ये कितना % उसका डाइजेशन कर देता है, तो ये 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस में कर देता है, लार में कर देता है, या मुंह में इसका डाइजेशन कर देता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि स्लाइवा में और क्या पाया जाता है, स्लाइवा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी पाए जाते हैं, ठीक है। और एक होती है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती है। अब ये स्लाइवरी ग्लैंड्स जो 3 प्रकार की हैं वो कौन कौन सी स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, इसमें अपन देखेंगे एक तो पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कान पे यहाँ पाई जाती है, उसको कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड। एक नीचे वाले जबड़े पे पाई जाती है तो अपन उसको कहेंगे सब मैंडिबुलर, और एक अधोजंब जिसको हिंदी में अपन कहेंगे, ये पैरोटिड है, कान से पहले आती है तो इसको अपन कर्ण पूर्व, कान से पहले कर्ण पूर्व, इंग्लिश में नाम हो जाएगा पैरोटिड, ठीक है। उसके बाद में जो नीचे वाले जबड़े पे तो इसको कहेंगे अधोजंब या सब मैंडिबुलर, और एक होती है जिह्वा के नीचे, तो जिह्वा को कहते हैं इंग्लिश में, या दूसरा इसका नाम होता है लिंगुआ, तो एक होती है सब लिंगुअल या अधोजिह्वा, जीभ के नीचे सब लिंगुअल या अधोजिह्वा, दूसरी होती है सब मैंडिबुलर, अधोजंब, और तीसरी होती है कर्ण पूर्व या पैरोटिड, ठीक है। तो अपन ये तीनों देखते हैं, पहली कौन सी है, पैरोटिड, इसको अपन क्या बोलेंगे, कर्ण पूर्व, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर, इसको कौन सी कहेंगे, अधोजंब। तीसरी होगी सबलिंगुअल, अधोजिह्वा, ठीक है। तीनों ग्लैंड आ गई। अब देखो, एक कान के पास पाई जाती है, एक निचले जबड़े के पास पाई जाती है, एक जीभ के नीचे पाई जाती है, तो इनके कुछ डक्ट्स होंगी जो ये जो लार का सीक्रेशन करेंगी, उन लार के जो सीक्रेशन को क्या करेंगी, मुंह में लाएंगी। तो इसमें इसकी जो डक्ट्स होती है उन डक्ट्स का क्या क्या नाम होता है, तो वो भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा स्टेंशन डक्ट, स्टेंशन डक्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे वॉटसन, और इसको बोलेंगे बर्थोलिन। देखो, ये होती है जैसे एसपी होता है, एसपी कोई पोस्ट होती है, वैसे अपन याद रख सकते हैं स्टेंशन डक्ट का पैरोटिड, ठीक है। अब ये मैंडिबुलर एम आ रहा है, इसका उल्टा वॉटसन डक्ट होगी, और एक ये सबलिंगुअल डक्ट है तो इसका याद रख लेना बार्थोलिन डक्ट, और डक्ट ऑफ ये वाला छोड़ो, ये वाला नाम याद में रख लेना, ठीक है। तो इन जो 3 ग्लैंड होती है, उन 3 ग्लैंडों की 3 डक्ट होती है, और इनकी ये क्या होती है, लार का सीक्रेशन करती है, और ये लार को क्या करती है, मुंह तक पहुंचाती है। इन तीनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो अपन ने मुंह में पढ़ा था कि 3 चीज होती है, तीनों चीज याद होगी। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं कि उसके बाद में किस में जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये नेजल वाला हो गया और ये माउथ वाला हो गया, ये दोनों एक में ही जाके खुलेंगे, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ग्रसनी या फेरिंग्स, ठीक है। अब इससे ग्रसनी से जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा कि जो एयर है, ठीक है, और जो फूड है, दोनों का कॉमन जो पाथवे होता है वो कौन सा होता है, ग्रसनी होता है। उसके बाद में एक होता है कि ये जैसे यहाँ पे एक फूड पाइप हो गई, और एक जैसे ये माना अपन ने, ये हो गई ट्रेकिया और ये हो गई फूड पाइप। तो ट्रेकिया होती है सांस वाली, और एक होती है फूड पाइप जिसमें खाना जाता है। तो इसके इन दोनों, ये दोनों पास पास ही होते हैं। यहाँ पे एक ढक्कन होता है, ठीक है। तो कभी अपन सांस लेते हैं, तो जैसे खाना खाते खाते सांस भी लेते हैं या नॉर्मली सांस लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जब खाना खाते रहते हैं तब तो ये सांस वाली पे आ जाती है, और जब सांस लेते रहते हैं तब ये क्या हो जाती है, खाने वाली पे चली जाती है, ठीक है, इसको बंद कर देती है। तो ये क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस बना हुआ होता है, और इसको अपन क्या कहेंगे, इसका नाम होता है एपिग्लोटिस, या इसको हिंदी में अपन कहते हैं घाटी ढक्कन,
ठीक है। घाटी ढक्कन का क्या काम होता है कि अगर ट्रेकिया में जो फूड के पार्टिकल है वो नहीं जाने चाहिए, और ये जो फूड पाइप है उसमें क्या होनी, एयर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना खाना खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला अगर एयर भी साथ जा रही है और फूड भी साथ जा रहा है तो ये दोनों को ही अच्छे से कवर नहीं कर पाता, और क्या होता है जो फूड पाइप होती है उसमें क्या हो जाता है, या सॉरी जो ट्रेकिया होती है उसमें फूड पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, और फूड पार्टिकल्स अंदर जाने की वजह से क्या होता है खाना खाते खाते खांसी वगैरह आने चल जाती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। इस ढक्कन को कार्टिलेजिनस होता है और इसको हिंदी में घाटी ढक्कन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो ये फूड पाइप होती है, इसको छोड़ो, ये वाली चीज़ याद रखना। उसके बाद में जो फूड पाइप होती है उस फूड पाइप को अपन कहते हैं ग्रसिका, ओसोफेगस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, ठीक है। और ये जाके खुलेगी आमाशय में। देखो यहां से माउथ है, जाके खुलेगा फेरिंग्स में या ग्रसनी में, ग्रसनी खुलेगी ग्रसिका में, और ग्रसिका ये जो डायफ्राम वगैरह होते हैं, चेस्ट होती है, वहां से लेके ये फिर यहाँ नीचे की तरफ आएगा, और लेफ्ट है होता है, ये थोड़ा लेफ्ट है, आमाशय होता है, ये लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। ये लेफ्ट की तरफ है तो इसको इसमें जाके ये खुलेगा, यहाँ पे एक ढक्कन होता है, और जब ये जाके देखो ये ग्रसिका है, ग्रसिका से ये आ गया अपने पास आमाशय, ठीक है। आमाशय में क्या होता है, आमाशय का एक तो जहां से स्टार्ट होता है वहां पे एक ढक्कन है, और आमाशय जाके खुलेगा छोटी आंत में। इसके आगे कौन सा पार्ट होगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलेंगे। तो एक पार्ट छोटी आंत में खुलेगा और एक ग्रसिका से, इन दोनों के बीच का कौन सा पार्ट है, आमाशय वाला पार्ट है। अब इस आमाशय वाले पार्ट में भी 3 हिस्से हैं। पहले जो हिस्सा है उसको अपन कहेंगे कार्डियक, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है उसको अपन कहेंगे फंडस, और तीसरा जो हिस्सा है उसको अपन कहेंगे पाइलोरिक, ठीक है। ये दूसरा और ये हो गया तीसरा। ये वाला है, देखो ये थोड़ा ऐसे हो गया, इसको ये अपन कर देते हैं, ये जे शेप्ड होता है। कैसा आकार का होता है, ये जे शेप्ड होता है, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये देखो ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा, ये यहाँ से ऊपर उठा हुआ रहेगा, ये तो जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसको तो अपन क्या कहेंगे, फंडस। जिसमें खुलेगा उसको क्या कहेंगे, कार्डियक। ऊपर उठे हुए को फंडस, और इसको क्या कहेंगे, पाइलोरिक। तो यहाँ से जो ओसोफेगस और इसका जो स्पिंक्टर है इसको अपन बोलेंगे कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है। ये फंडस हो गया और ये हो गया पाइलोरिक स्पिंक्टर। जो ग्रसिका और आमाशय के बीच में आएगा वो कौन सा स्पिंक्टर है, कार्डियक स्पिंक्टर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और आमाशय के बीच में आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। इसके बाद में देखो इसको मैं अलग से बना देती हूँ। ये अपने पास जो 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट जो खुलेगा वो कौन सा है, कार्डियक। दूसरा पार्ट कौन सा है, फंडस, और तीसरा पार्ट कौन सा है, पाइलोरिक, ठीक है। तो ये तो किससे जाके खुल रहा था, ग्रसिका खुल रही थी इसमें, ग्रसिका इसमें खुल रही थी, ठीक है। ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है। कभी कभी बोलते हैं ना गैस्ट्रिंग हो गई या गैस भर गई, तो वो गैस कौन से हिस्से में बढ़ती है, फंडस में। गैस कौन से हिस्से में भरेगी, फंडस में। फिर पाइलोरिक स्पिंक्टर है, ये जाके किस में खुलेगा, छोटी आंत में, ठीक है। इसमें भी होते हैं जैसे NaCl वगैरह, फिर इसमें प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं, तो वो अपन बाद में डाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। पहले इनके नॉर्मल अपन पार्ट पढ़ रहे हैं, तो पार्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कार्डियक, हिंदी में भी कार्डियक ही बोलते हैं। पाइलोरिक, ये इसको बोलते हैं जठर आगमी, इसको बोलते हैं जठर निर्गमी। वो याद करने में थोड़ा टफ रहेगा, ऐसे याद कर लेना, फंडस को फंडस बोलते हैं। तो कार्डियक वाला पार्ट जिसमें ग्रसिका खुलेगी, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पार्ट जिसमें क्या होगा, गैस भरेगी, और छोटी आंत वाला जो छोटी आंत में खुलेगा उसको अपन क्या बोल देंगे, पाइलोरिक बोल देंगे। और ये कंट्रोल कौन से रहता है, पाइलोरिक स्पिंक्टर से रहता है। अब पता है कि लास्ट पार्ट पाइलोरिक है, तो पाइलोरिक के बाद में पाइलोरिक खुल किस में रहा है, छोटी आंत में खुल रहा है। तो छोटी आंत में खुलने की वजह से तो अपन को पता चल गया कि अगला इससे आगे वाला पार्ट कौन सा आएगा, छोटी आंत आएगी। छोटी आंत को अपन क्या कहेंगे, स्मॉल
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर से 3 पार्ट होते हैं, इनको ऐसे रट के चलना है। देखो, डेडुनम, इसके बाद में कौन सा आएगा, जेजुनम, और इसके बाद में कौन सा आएगा, इलियम। इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये सी सेप्ट का पार्ट होता है, और ये जेजुनम और ये इलियम और डेडुनम के बीच का पार्ट हो जाएगा जेजुनम। ये ऐसे सीक्वेंस वाइज ही याद करना है, पहले डेडुनम आएगा, फिर जेजुनम आएगा, फिर इलियम आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन खुल रहा था, अभी अपन ने पढ़ा है, इसमें पाइलोरिक खुल रहा था, आमाशय का पाइलोरिक वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट हो जाएगा, और इलियम जाके किसमें खुल जाएगी, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाएगी, ठीक है। तो ये, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, जैसे मान लो कि ये 70 to 80% यही होता है, ठीक है। और ये होता है, ये सी सेप्ड होता है, ये क्या होता है कि इन जेजुनम को किससे जोड़ता है, आमाशय से जोड़ता है, ये वाला, और ये कैसा होता है, सी सेप्ड पार्ट होता है। जैसे माना ये ग्रसिका आ गई थी, ग्रसिका से ये कौन सा पार्ट आ गया था, आमाशय वाला आ गया था, फिर आमाशय से ये ऐसे सी सेप्ड में कौन होती है, डेडुनम होती है, और उसके बाद में ऐसे जेजुनम और इलियम जाके फिर किस में खुल जाएगी, सिक्कम वाले पार्ट में, बड़ी आंत में आ जाएगी। तो यहाँ से फिर बड़ी आंत शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है अपन को, देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा माउथ से फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फेरिंग्स आ गई, फेरिंग्स के बाद में ओसोफेगस आ गया, ओसोफेगस के बाद में आमाशय आ गया, आमाशय के बाद में छोटी आंत आ गई, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत आ गई। फिर आमाशय के 3 पार्ट आ गए, कौन कौन से, कार्डियक आ गया, फंडस आ गया, पाइलोरिक आ गया। फिर छोटी आंत के 3 भाग आ गए, कौन कौन से पार्ट आ गए, डेडुनम आ गया, फिर जेजुनम आ गया, फिर इलियम आ गया। अब इलियम किस में जाके खुल जाएगा, बड़ी आंत में खुल जाएगा। बड़ी आंत, ये छोटी आंत जो होती है वो होती है 6.5 मीटर की लगभग, ठीक है। और जो भी सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन और सबसे ज़्यादा डाइजेशन, मतलब सबसे ज़्यादा अवशोषण करने का काम, जैसे जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में जो भी अब्जॉर्ब हो चुके, ब्लड में जो अब्जॉर्ब हो सके, इतने छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने को ही अपन क्या कहते हैं, डाइजेशन। और जो ये सबसे ज़्यादा डाइजेशन का काम और सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन का काम किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये याद रखना है। और जितना ज़्यादा भाग जो कुंडलिनी प्रकार का ऐसे बना हुआ होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, अच्छे से अब्जॉर्प्शन हो पाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसके बाद में आती है बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत के बारे में अपन देखते हैं। अब बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, पहले आता है सिक्कम, फिर आता है कोलन, और उसके बाद में आता है रेक्टम, और रेक्टम खुल जाता है एनस में। देखो, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आ जाएंगे। पहले आ जाएगा सिक्कम, सिक्कम पे कौन खुलेगा, अभी बताया था, इलियम, ठीक है। और सिक्कम से एक छोटी सी अंगुली जैसी, ऐसी छोटी सी अंगुली जैसी एक संरचना जुड़ी हुई रहती है, उसको बताओ क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। जैसे पहले क्या होते थे, पहले के मनुष्य वगैरह घास फूस खा जाते थे, तो सेलुलोज का अब्जॉर्प्शन होता, सेलुलोज खाते थे तो सेलुलोज का जो डाइजेशन होता था, उसमें जो अब्जॉर्प्शन करने के लिए जो भी बैक्टीरिया वगैरह चाहिए थे वो किस में पाए जाते थे, अपेंडिक्स में। अब ये काम की चीज़ है नहीं है, क्योंकि अपन सेलुलोज वगैरह खाते नहीं है, तो ये अवशेषी अंग के रूप में हो गया। और अभी भी इसमें क्या पाए जाते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर सिक्कम आ गया, सिक्कम जाके किस में खुलेगा, कोलन में, और कोलन जाके किस में खुलेगा, रेक्टम, और रेक्टम फिर किस में खुल जाएगा, एनस, और फिर बाहर, ठीक है। अब क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बहुत कम डाइजेशन होता है, और बहुत कम ही इसमें क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। जो कुछ दवाइयाँ वगैरह होता है उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दवाइयों का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो क्या करना है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सिक्कम, फिर आता है कोलन। अब कोलन के भी 3 पार्ट होते हैं। देखो, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आके खुल गई थी, ठीक है, उसके बाद में सिक्कम थी, सिक्कम के यहाँ छोटा सा लगा होता है वो अपेंडिक्स होता है, उसके बाद में ऐसे ऊपर जा रही होती है ये, ठीक है। तो ये ऊपर चढ़ती है, उसको कहते हैं अपन असेंडिंग कोलन। उसके बाद में ऐसे ट्रांसवर्स चलती है, तो उसको अपन कहते हैं अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद में वापस ऐसे नीचे आती है, तो उसको अपन कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। और फिर यहाँ पे होता है रेक्टम, और रेक्टम का जो एंड पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं एनस,
ठीक है। और यहाँ पे जो इसमें खुलती है उसको अपन क्या कहते हैं, इलियम, और जो इलियम वगैरह होती है, इलियम जेजुनम, वो ऐसे होती है, यही पढ़ा था, ठीक है। तो इसका जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट जाता है उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलन। ये कौन सा है, ट्रांसवर्स कोलन। और ये कौन सा है, डिसेंडिंग कोलन। फिर ये किस में खुलता है, रेक्टस में, और रेक्टस का जो एंड पार्ट होता है उसको अपन क्या कह देंगे, एनस, ठीक है। तो अभी अपन इसको देख लेते हैं, कोलन। तो इसमें कौन सा है, पहले असेंडिंग कोलन, फिर ये कौन सा आएगा, ट्रांसवर्स, और बाद में कौन सा आएगा, डिसेंडिंग, ठीक है। आज जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है सिर्फ इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बाहर से जो भी स्ट्रक्चर पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखा है, सबसे पहले जो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद में माउथ में जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक स्लाइवा होता है, एक जिव्या होती है जिसको अपन लिंगुआ बोलेंगे, और एक क्या होता है इसमें, टीथ होते हैं। टीथ के बारे में अपन ने पढ़ा, 3 इसकी विशेषताएं हैं, थेकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेटेरोडोंट। थेकोडोंट क्यों कहते थे, जबड़े में धसे होने के कारण। डाइफाइडोंट क्यों कहते थे, 2 बार आने के कारण। और हेटेरोडोंट क्यों कहते थे, क्योंकि दांत खुद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। फिर अपन ने डेंटल फॉर्मूला देखा, 2102 2102, उसके बाद की स्टेज के लिए 2122 2122, उसकी बाद की स्टेज के लिए 2123 2123 वाली स्टेज होगी। उसमें सारे दांतों की संख्या देखी थी 20 28 और फिर 32, ठीक है। पहले वालों में प्रीमोलर बढ़ रहा था, प्रीमोलर चेंज हो रहा था, और उसके बाद में क्या चेंज हो रहा था, मोलर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे दांत जो चेंज नहीं होते तो वो कौन से, इंसाइजर और केनाइन। और 2123 की जो व्यवस्था थी वो भी कैसी थी, ऊपर वाले आधे और नीचे वाले आधे की, ठीक है। और ये 4 प्रकार के थे, 2 था वो इंसाइजर, फिर 1 केनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, फिर 3 मोलर, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ी लार, स्लाइवा, उसके 3 ग्लैंड्स थी। 3 ग्लैंड कौन कौन सी थी, पैरोटिड ग्लैंड थी, सबलिंगुअल ग्लैंड थी, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड थी, ठीक है। फिर इनकी डक्ट थी, जो पैरोटिड थी उसकी स्टेंशन डक्ट थी, वॉटसन डक्ट थी सब मैंडिबुलर की, और जो सबलिंगुअल की थी बर्थोलिन, ठीक है, या डक्ट ऑफ रेविनस भी कहते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये चला गया था फेरिंग्स में, फेरिंग्स में से ये चला जाएगा ओसोफेगस में। फेरिंग्स का जो पार्ट था उसको अपन क्या कह रहे थे, एयर और फूड दोनों के लिए आएगा। फिर ओसोफेगस वाले जो ढक्कन आया था उसको अपन क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते थे, कार्टिलेजिनस पार्ट होता था, ठीक है। फिर ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता था, ये विच साइड 1.5 मीटर के लगभग की है। उसके बाद में फिर आमाशय आया था, आमाशय के 3 पार्ट थे, कार्डियक वाला, फंडस वाला और पाइलोरिक वाला। पाइलोरिक जाके छोटी आंत में खुल गया था, छोटी आंत के भी 3 भाग थे। पहला पार्ट कौन सा था, ड्यूडेनम जो सी शेप था, फिर कौन सा था, जेजुनम, और फिर कौन सा था, इलियम। अब इलियम जाके बड़ी आंत में खुल गया है, बड़ी आंत के कौन से भाग में खुला है, सिक्कम में, और सिक्कम के बाद में कौन सा आएगा, कोलन, और कोलन के बाद में कौन सा आएगा, रेक्टम। और रेक्टम का जो एंड पार्ट है उसको कहेंगे एनस, और कोलन इसमें 3 आए थे, असेंडिंग जो ऊपर चढ़ रहा था, फिर यूं चलेगा जो ट्रांसवर्स, और फिर नीचे आएगा जो डिसेंडिंग। थैंक यू।